नमस्कार, मैं रविश कुमार। गुरुवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे लॉ कमीशन की प्रश्नावली का बहिष्कार करते हैं। आप जानते हैं कि लॉ कमीशन ने पर्सनल लॉ में सुधार को लेकर समान नागरिक संहिता बनाने को लेकर अपनी वेबसाइट पर 16 सवाल डाले हैं और 45 दिन के अंदर जनता से राय मांगी है। आप अपनी राय ईमेल या डाक से लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड इन प्रश्नावलियों से सहमत नहीं है। इसके जवाब में शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड अपना मत किसी दूसरे पर ना थोपे और इसे राजनीतिक ना बनाए। अगर आपको लॉ कमीशन का बहिष्कार करना है तो आपकी मर्जी है। 3 तलाक को समान नागरिक संहिता से जोड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्य मुद्दा जेंडर जस्टिस का है, औरतों के सम्मान का है। हम इस पर स्वस्थ बहस की मांग करते हैं, किसी पर कुछ नहीं थोपा जाएगा। गुरुवार को लॉ कमीशन के प्रमुख रिटायर्ड जस्टिस डॉक्टर BS चौहान ने भी कहा कि किसी पर कुछ नहीं थोपा जाएगा। वेंकैया नायडू ने भी कहा कि किसी पर कुछ नहीं थोपा जाएगा। इस बयान का क्या मतलब है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। उन्होंने इस बयान के जरिए लेकिन एक बात जो कही वो ये है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लॉ कमीशन का बहिष्कार करना है तो उसकी मर्जी, सरकार इसकी परवाह नहीं करती है। लखनऊ में इसी सवाल को मुलायम सिंह यादव से पूछा गया। सपा नेता ने कहा कि वे इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को धार्मिक नेताओं पर छोड़ देना चाहिए। देश और मानवता के मुद्दे पर सभी को एक होना चाहिए। इस सवाल का जवाब हां या ना में कोई नहीं देता है, कोई नेता नहीं। हेल्दी डिबेट की बात कही जाती है, कही वेंकैया नायडू ने। डिबेट तो इस मसले पर संविधान सभा के समय से हो रही है। आप खुद भी गूगल करेंगे तो पाएंगे कि 2-4 सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों के अलावा कुछ भी नई बात नहीं कही जा रही है। पुरानी बातों को निकालकर फिर से वही दोहराया जा रहा है। सरकार किस तरह की समान नागरिक संहिता चाहती है उसका कोई उसकी तरफ से ड्राफ्ट नहीं है, आज तक किसी ने सामने नहीं रखा। तो फिर हेल्दी डिबेट किस चीज को लेकर हो? जैसे पहला सवाल लॉ कमीशन में पूछा गया उसकी प्रश्नावली में कि क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून बनाने का प्रयास करेगा। इसका हां या ना में जवाब देना है। इस तरह के सवाल सर्वे में पूछे जाते हैं। 16 में से 11 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिनका जवाब हां या ना में देना है। बाकी के 5 सवालों के जवाब भी हां या ना की शैली में पूछे गए हैं, सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन उनके नीचे जवाब देने की जगह दी गई है ताकि विस्तार से आप अपना पक्ष रख सकते हैं। हां या ना की शैली में पूछे गए ये सवाल क्या सही सवाल हैं, पर्याप्त सवाल हैं? क्या इन सवालों से इतने गंभीर विषय को गहराई से समझने का मौका मिलता है? कुछ सवाल इस तरह से पूछे गए हैं कि क्या समान सिविल संहिता से लोगों को फायदा पहुंचेगा? क्या समान सिविल संहिता की जरूरत है? क्या इससे जेंडर जस्टिस आएगा? क्या यह वैकल्पिक होनी चाहिए? एक सवाल है कि क्या लोगों को फायदा पहुंचेगा, फिर पूछते हैं जेंडर जस्टिस आएगा। क्या फायदा और जेंडर जस्टिस 2 अलग अलग चीजें हैं? फिर तीसरा सवाल क्यों पूछते हैं कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लॉ कमीशन ने जो सवाल पूछे हैं क्या वो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित हैं? एक आध ही सवाल है जो हिंदू और ईसाई समुदाय से संबंधित हैं। बाकी के कुछ सवालों में किसी धर्म का जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल से लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित है। फिर भी इस पर बात होनी चाहिए कि लॉ कमीशन के सवाल क्या वाकई इतने क्रांतिकारी हैं जिनसे यह लगता है कि आयोग तमाम धार्मिक और जातीय समाजों की प्रथाओं को समाप्त कर सबको एक कानून की छत के नीचे लाने का प्रयास करना चाहता है? सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि विभिन्न धार्मिक संप्रदाय कुटुंब विधि के विषयों पर भारत में पर्सनल लॉ और रूढ़िवादी प्रथाओं द्वारा शासित किए जाते हैं। क्या एक समान सिविल संहिता में इन सभी विषयों या उनमें से कुछ विषयों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, संरक्षता और बाल अभिरक्षा यानी चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, भरण पोषण, उत्तराधिकार, विरासत? हम जानने का प्रयास करेंगे कि चाइल्ड कस्टडी, उत्तराधिकार को लेकर सभी धर्मों में एक कानून क्या नहीं है? क्या सभी राज्यों में एक कानून है या नहीं है? क्या समान सिविल संहिता का यह भी मतलब होना चाहिए कि सभी राज्यों में अब एक ही कानून लागू होगा? क्या इस वक्त सभी राज्यों में हिंदू कोड बिल के तहत ही एक ही कानून लागू है? हमारा मकसद सवाल को ठीक से समझना और जवाब जानना है ताकि इस पर हेल्दी डिबेट हो, जैसा कि वेंकैया जी ने कहा है। अब सवाल नंबर 2 में डाइवोर्स यानी तलाक का सवाल पूछ लिया गया है, तो फिर सवाल नंबर 7 में अलग से 3 तलाक के बारे में पूछने की क्या जरूरत है?
क्या 3 तलाक के अलावा दूसरे समाजों में भी तलाक को लेकर आयोग की नजर में कुछ सवाल हैं? वो कौन से समाज हैं मालूम नहीं। क्या उन पर हिंदू कोड बिल या संसद के बनाए नए कानून लागू नहीं होते हैं? खैर, सवाल नंबर 7 यह है कि क्या 3 तलाक की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर देनी चाहिए, रूढ़ी को बने रहने देना चाहिए, उपयुक्त संशोधनों के साथ बने रहने देना चाहिए? वैसे पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए तो यह सवाल आसान है, उनकी मर्जी भी, इसमें मर्जी के अनुसार भी विकल्प दिए गए हैं, फिर उन्होंने बहिष्कार क्यों किया? सवाल नंबर 6 में बहुविवाह समाप्त करने के विकल्प पूछे गए हैं। 3 तलाक से जो साफ हो जाता है कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक है, लेकिन बहुविवाह वाले सवाल में किसी धर्म का जिक्र नहीं है। क्या हिंदू कोड बिल के बाद भी यह किसी गैर मुस्लिम समाज में प्रचलित है? अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जमीनी हकीकत है कि बैन होने के बाद भी हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है। सवाल नंबर 6 में मैत्री करार यानी फ्रेंडशिप डीड की बात की गई है, वो क्या है? यह किस धर्म, बिरादरी या इलाके से ताल्लुक रखता है? सवाल से साफ नहीं होता है। सवाल 8 में पूछा गया है लॉ कमीशन की वेबसाइट पर कि हिंदू स्त्री संपत्ति के अधिकार को, हिंदू स्त्री संपत्ति के अपने अधिकार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अक्सर पुत्र के नाम ही वसीयत कर दी जाती है। इस सवाल का समान सिविल संहिता से क्या संबंध है? क्या लॉ कमीशन कानूनों को लागू कराने को लेकर भी कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहा है? बात समान कानून बनाने की हो रही है या लागू कराने की भी हो रही है? तो यह भी पूछा जाना चाहिए था कि समान नागरिक संहिता की मांग करने वाले अपने पिता की संपत्ति में बेटी और बहनों को हिस्सा कितना देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? बहुत कम ऐसे हैं जो हिस्सा देते हैं। क्या सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि सभी परिवारों को अब सरकार के यहां रिपोर्ट दायर करना होगा कि पिता की संपत्ति बढ़ते वक्त बेटियों और बहनों को कितना मिला, कितना दिया गया? बल्कि सरकार इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का हिस्सा बना ले तो समाज में क्रांतिकारी सुधार आएगा, इसकी गारंटी है। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि क्या आप सहमत हैं कि सभी पर्सनल लॉ और प्रथाओं के लिए शादी की एक समान आयु होनी चाहिए? हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 और लड़कों के लिए 21। व्यापक तौर पर यह कानून लागू होता है, लेकिन अपवाद के तौर पर कम उम्र में शादियां होती हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मुसलमानों में शादी की उम्र क्या है, उसका पालन किस हद तक होता है? क्या इस सवाल का संबंध मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी है? क्या सवाल नंबर 10 का संबंध मुस्लिम पर्सनल लॉ से है, जैसा मैंने अभी कहा, या दूसरे समुदायों से भी है? हमारे साथ आज एक ही मेहमान है, डॉक्टर फैजान मुस्तफा। आप वाइस चांसलर हैं नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के। भारत में यह कानून की पढ़ाई का नंबर 1 संस्थानों में गिना जाता है। मेरे सवाल, मैं बहस नहीं कर रहा हूं फैजान साहब, बेसिक सवाल हैं, बच्चों वाले सवाल हैं। तो पहला सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है और क्या आधुनिक राज्यों में, मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा कोई दूसरा पर्सनल लॉ नहीं होता है? धन्यवाद रवीश, आपने अच्छी भूमिका बांधी। ये बड़ी मुश्किल बहस है। इसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये नहीं जान रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, और जो इसकी आलोचना कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि ये इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। तो अगर आपके आज के प्रोग्राम से देश में हम कुछ लोगों के जो संदेह हैं उनको समाप्त कर पाएं तो मैं समझूंगा कि ये एनडीटीवी की अच्छी कोशिश है। देखिए, ऐसा है कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि जो लोग समान हैं उन पे समान कानून हो। सबके ऊपर जो है अगर एक कानून है तो उसके लिए शब्द होगा कॉमन, यूनिफॉर्म नहीं होगा। जो हमारे अनुच्छेद 44 में शब्द आया है वो यूनिफॉर्म आया है। अच्छा, अब इसमें जरा रवीश ये भी समझें कि भारत में जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है उसमें बार बार ये कहा गया कि जो अनइक्वल्स हैं यानी जो असमान लोग हैं उनके एक समान कानून नहीं होगा, यानी अनइक्वल्स विल नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड अलाइक। तो जो लोग एक तरह के सरकमस्टांसेस में हैं उनके लिए एक कानून होगा, और अगर लोग विभिन्न हैं तो उनके लिए विभिन्न तरीके के कानून हर मामले में हो सकते हैं। अब जरा देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो रवीश,
हमारी सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक है, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक है, सेल ऑफ गुड्स एक है। तो 90% जो सिविल मैटर्स हैं उनमें देश में ऑलरेडी सिविल कोड है। यानी वो सभी धर्मों पर पर्सनल मैटर्स, यानी वो सभी धर्मों और सभी समाजों पर लागू है बिना किसी विकल्प के या अपवाद के। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके जो बहुत ही पर्सनल मैटर्स हैं कि आपने किससे शादी की, किसको तलाक दी, आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का किस तरह से वितरण हुआ, या आपने किसी को वसीयत की, इन मैटर्स को पर्सनल माना गया और इनके लिए भी एक सिविल कोड बना दी गई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। अच्छा। और क्योंकि संविधान सभा में ये बात बार बार कही गई, क्योंकि अच्छी खासी अपोजिशन थी वहां पे, आप ये सोचिए कि ये मैटर के यूनिफॉर्म सिविल कोड मौलिक अधिकारों का हिस्सा बने या नीति निर्देशक तत्वों का, ये फैसला 5-4 के वोट से हो पाया। सिर्फ एक ही वोट जो था इधर से उधर हुआ। और इस कमेटी के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल स्वयं थे। अब जब ये वहां पे इस पे बहस हुई तो अंबेडकर ने ये कहा कि दफा अनुच्छेद 44 का अर्थ सिर्फ इतना है कि राज्य कोशिश करेगा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, ये कहीं नहीं है कि राज्य उसको लागू करेगा। और कोई भी राज्य जो है वो पागल होगा अगर वो लोगों के इच्छाओं के विरुद्ध उनके ऊपर कोई कानून लागू करे। एक सेकंड में यहां आपने डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया, तो क्रिस्टोफर जेफरलेट ने अपने लेख में अंबेडकर को ही कोट किया है कि आई पर्सनली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई रिलीजन शुड बी गिवन दिस वास्ट एक्सपेंसिव ज्यूरिडिक्शन सो एज टू कवर द होल ऑफ लाइफ एंड टू प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन द फील्ड। ये रवीश बहस हो रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की क्या एम्बिट होगी। दरअसल कुछ संविधान सभा के मुस्लिम मेंबर्स ने बड़ा इंटरेस्टिंग सजेशन दिया था कि धर्म की स्वतंत्रता में ये लगा दिया जाए कि ये स्वतंत्रता आपको सिर्फ निजी मामलों में होगी, प्राइवेटली अपने घर पे पूजा कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, पब्लिक में मत आइए। लेकिन उस पर फिर बड़ी बहस हुई और ये हुआ कि रिलीजन एक निजी मामला नहीं है, बल्कि आप और लोगों के साथ रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि सड़कों पे जो है दुर्गा पूजा के जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता की क्या एम्बिट हो। लेकिन मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं कि ये बात थी कि एक ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लोग चाहें तो उसे अपना लें। तो राज्य ने ऑलरेडी स्पेशल मैरिज एक्ट बना के एक ऑप्शनल सिविल कोड बना ली, लेकिन आप देखिए कि बहुत कम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियां करते हैं। यानी हिंदूज भी जो शादी कर रहे हैं तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत करते हैं, यानी अपने पर्सनल लॉ के तहत करते हैं, ना कि राज्य के तरफ से उनके ऊपर जो स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान है उसके तहत करें। मैं जरा एक छोटी बात, जरा सा थोड़ा इसमें दर्शन शास्त्र इन्वॉल्व है कि हम बहुत ये बात करते हैं कि एक व्यक्ति की राज्य से क्या रिलेशनशिप हो। तो व्यक्ति को एक ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो जो उसके निजी मामलात हैं, यानी मैं अगर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप कर रहा हूं, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी लड़की के साथ रहना चाहता हूं, तो राज्य को इसमें कोई अधिकार नहीं है कि वो मुझे बताए कि ये आप इतना इमोरल काम क्यों कर रहे हैं। या मैं अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन का डिफरेंट है मेरा, मैं दो लड़के हैं और वो साथ में रहना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि राज्य से ये मतलब नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का भी मैटर है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, रवीश मैं जरा सा अपनी बात पूरी ये वाली खत्म कर लूं। हमारे देश में ऑप्शनल ऑलरेडी है, 90% मैटर्स में ऑलरेडी है। तो क्या हम अपने सिविल जस्टिस सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं? हम कहते हैं कि हमारा दीवानी का सिस्टम ऐसा है कि दीवाना बनाता है। हम कहते हैं कि 50-50 साल 60 साल लग जाते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल है कि क्या हिंदू कोड बिल जो अभी है, जिसका उदाहरण दिया जाता है कि वो भी आया, क्या ये आदर्श हो सकता है? क्योंकि सरकार ने तो कोई मॉडल नहीं दिया, तो क्या हम इसे लेकर एक मॉडल के तौर पर बहस कर सकते हैं? रवीश, ऐसा है कि जब हिंदू कोड बिल आया तो उसकी भी जो
एक्सट्रीम राइट था जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, इन्होंने उसका बड़ा विरोध किया था और एक बिल के हिसाब से वो पास नहीं हो पाया इन वन गो, तो उसके 3 टुकड़े करने पड़े। राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे वो खुद उसके विरोध हो गए। एज अ रिजल्ट उसमें बड़े कंप्रोमाइजेस किए गए और जेंडर जस्टिस को उसमें बहुत कम करके देखा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप आज मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन करना चाहते हैं तो जो कंसेशन 1955 में आपने एक्सट्रीम राइट को दिए थे, हिंदू एक्सट्रीम राइट को, यानी आज तक भी 2005 में भी आपको अमेंडमेंट करना पड़ा सक्सेशन एक्ट में, और उस अमेंडमेंट के बाद भी आज भी जो हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें आज भी पूरी तरह स्त्रियों के साथ न्याय नहीं हो रहा। तो क्या आप मुसलमानों पे इन वन गो कोई लॉ लगा देंगे? और अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट लगाना चाहते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कस्टम्स का रिकॉग्निशन है कि इसमें काफी आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर हिस्सा जो है वो मिताक्षरा लॉ से आया है। ठीक है। और वो एक्सेप्टेबल ज्यादा कम्युनिटीज को नहीं होगा। मैं एक सवाल, तो सरकार पहले एक ड्राफ्ट बना ले कि क्या उनके पास है, ब्लूप्रिंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ताकि लोग उस ड्राफ्ट पे रिएक्ट करें, उस पर रिसर्च हो लॉ कमिशन की तरफ से कि ये ड्राफ्ट है, हम इसको चाहते हैं। जी फैजान साहब, आज थोड़ा ब्रेक ज्यादा है, दिवाली का टाइम है तो हम ब्रेक लेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये, आपने कहा कि हिंदू कोड बिल में हिंदू रीति रिवाजों को भी दिया गया, यानी कि कानून का आधार एक तर्क है कि सिर्फ राज्य से आए, आधुनिक से आए, किसी धार्मिक किताब से ना आए, तो इसमें परंपराओं को जगह दी गई। तो मेरा यह सवाल है कि क्या जो भी हिंदू कोड बिल बना सभी राज्यों में सभी हिंदुओं पर वो समान रूप से लागू है या इसमें भी अपवाद है? इसमें भी अपवाद है। रवीश, हमारे देश में जो अलग अलग कानून हैं लोगों के पर्सनल लॉ के मैटर्स में, वो इसलिए नहीं है कि उनका धर्म अलग है, वो इसलिए हैं कि वो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। तो अगर आपने जैसे हिंदू लॉ की एग्जाम्पल ली, तो जो गोवा में हिंदू रह रहा है उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लग रहा है। अच्छा, वहां अभी स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमने नहीं एक्सटेंड किया। जो पौंडीचेरी में रह रहा है उसके ऊपर अभी भी फ्रेंच लॉ लग रहा है। और हिंदू मैरिज एक्ट के होते हुए भी, जिसमें आपने एक पर्टिकुलर स्कूल का वो ले लिया मामला, अब जैसे मैं आपको बताऊं, हैदराबाद में मैं 3 शादियां ऐसी अटेंड कर चुका हूं जहां लड़की की शादी हो रही है अपने सगे मामा से, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट ये कह रहा है कि लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन अपने पिता की तरफ से 7 पुश्तों तक और अपनी मां की तरफ से 5 पीढ़ियों तक एक दूसरे से संबंधित ना हो। लेकिन ये मद्रास में, हैदराबाद में ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से जो मुस्लिम लॉ पंजाब में है या जो मुस्लिम लॉ कश्मीर में है वो अलग है, और जो मुस्लिम लॉ यूपी में है वो अलग है। कैसे है? तो अलग अलग एक समुदाय के लिए भी एक लॉ अभी हम नहीं बना पाए हैं, तो सारे समुदायों के लिए एक लॉ बनाना मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है इस समय। मतलब आपकी बात से यह समझ में आई कि अगर मुसलमानों के लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा तो पंजाब, यूपी और कश्मीर के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा जो कि अलग अलग है। ऐसा है रवीश कि ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूल थी कि उन्होंने ये सोचा कि सारे देश के हिंदू एक समाज हैं और सारे देश के मुसलमान एक समाज हैं। मुसलमानों में भी ऐसे समाज हैं जैसे कच्ची मेमन्स हैं या खोजाज हैं जो विष्णु जी के 10 अवतारों में विश्वास रखते हैं। मुसलमानों में आज भी ऐसे समाज हैं कि हिंदुओं के लिए तो लॉ रिफॉर्म हो गया 1955 में, लेकिन मुसलमान अभी शास्त्रिक हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं। अच्छा, ये जी, मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर पुराना अनरिफॉर्म्ड हिंदू लॉ आज भी लागू होता है। अच्छा, अब मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि क्या मुसलमानों के अलावा इस देश में इस वक्त दूसरे धार्मिक समुदायों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं जो हिंदू कोड बिल से अलग? क्रिश्चियंस के लिए अलग क्रिश्चियंस एक्ट है, पारसीज के लिए अलग पारसीज एक्ट है। एक जरा सी बात होती रहती कि हिंदू लॉ जो है उसमें जो हमने हिंदू शब्द की व्याख्या की और संविधान में भी हमने कहा कि इसमें सिख्स और जैन्स और बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। तो आपको याद होगा कि प्रकाश सिंह बादल, जिनके साथ भारत सरकार का बीजेपी का पैक्ट चल रहा है, सरकार चल रही है 10 सालों से, ये अनुच्छेद 25 को जलाया करते थे संविधान के।
संविधान को जलाते थे, उसमें इनको सजा भी हुई। तो क्योंकि उसमें हिंदू की डेफिनेशन में सिक्स को भी ऐड किया गया है। आपको मालूम है जैन अपने आप को अलग अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं और अब उनको वो दर्जा दे भी दिया गया है। तो जो ये लॉ है ये लगता है उन लोगों पे जो हिंदू हैं या सिख हैं या जैन हैं या बुद्धिस्ट हैं, लेकिन सिख्स और जैन अपने आप को एक अलग धर्म मानते हैं। हाँ, मानते हैं, तो लेकिन क्या उनका पर्सनल लॉ अलग है? क्या उनका नहीं, वो उनके ऊपर हिंदू लॉ लगाया जाता है, लेकिन हिंदू लॉ क्योंकि कस्टम्स को अलाउ करता है, तो जो उनकी कस्टम्स हैं वो आ जाती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पंजाब में एक कस्टम है करेवा की कि अगर एक किसी पत्नी का हस्बैंड मर गया, वो विधवा हो गई, तो अब उसकी शादी नहीं होती। उसके ऊपर अगर किसी ने चादर डाल दी, उस पर फिल्म भी बनी थी एक चादर मैली सी, या उसे चूड़ी पहना दी या उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो उसकी पत्नी हो जाती है बिना कोई मैरिज हुए। और वो पूरा पर्पज उसका यह है कि प्रॉपर्टी जो है वो कहीं बाहर ना जाए। तो हिंदू पर्सनल लॉ क्योंकि कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है, तो जो सिख कस्टम्स होंगी उनको भी रिकॉग्निशन मिल जाता है। फैजान साहब, मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की, क्या जो लॉ कमीशन के सवाल हैं उन सवालों का संबंध इन विभिन्न परंपराओं को देखने या नई व्यवस्था देने से है? आपको लगता है कि उसमें सही सवाल पूछे गए हैं? मुझे रवीश जरा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ इन सवालों को देख के, क्योंकि हिज लॉर्डशिप जस्टिस बीएस चौहान बड़े लर्नेड जज हैं, पीएचडी की है इंग्लैंड से। मैं उनके अंडर में काम कर चुका हूं, उड़ीसा में मेरे चांसलर होते थे। तो इसमें क्वेश्चन बनाने में रिसर्च का पहला काम यही होता है कि आप अच्छा क्वेश्चन आयर बनाएं। इस रिसर्च से जो क्वेश्चन सामने आए हैं कोई बहुत अच्छी चीजें निकल के नहीं आएंगी, इसलिए क्योंकि सवाल ये होने चाहिए कि पर्सनल लॉ क्या है, और पर्सनल लॉ क्या डिवाइन है, पर्सनल लॉ क्या लॉ है, क्या पर्सनल लॉ में फायदा होने से समाज का उत्थान होता है। अब आप देखें, एक सवाल है प्रॉपर्टी के बारे में, लैंडेड प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल लैंड में, ये तो चलिए आप बात कर रहे हैं कि साहब धर्म ने औरतों को हुकूक नहीं दिए, राइट्स नहीं दिए। तो आपको मालूम है कि इस्लाम पहला धर्म था जिसने औरत को कहा कि वो प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसको इंडिपेंडेंट अपनी फुल ओनरशिप के साथ प्रॉपर्टी में इनहेरिट करने का राइट है। ऑफ कोर्स उन्होंने आधा दिया बेटे के मुकाबले में। लेकिन हमने जो अपनी देश की स्वतंत्रता के बाद जमींदारी एबॉलिशन और लैंड रिफॉर्म्स लॉ बनाए, उसमें हम बेटे की मौजूदगी में बेटी को आज भी शेयर नहीं देते हैं। तो हमारे लॉज इतने जेंडर अनजस्ट हैं। अब भारत सरकार का जो ये 29 पेज का एफिडेविट है, इन्होंने कहा कि साहब जेंडर जस्टिस के लिए हम ट्रिपल डिवोर्स को और पॉलीगमी और निकाह हलाला को अपोज करना चाह रहे हैं, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट है। तो रवीश, मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन है 1979 का, तो भारत ने इसको 93 में जाकर रेटिफाई किया। और रेटिफाई करते समय उसमें उसके जो दो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 5 और 16, उस पे ये रिजर्वेशन कर दिया कि हम ये इक्वालिटी इन फैमिली जब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे देश के सारे समाज के लोग जो हैं वो इस पे राजी ना हो जाएं। यानी आपने इंटरनेशनल ट्रीटी को, विमेन कन्वेंशन को साइन करते हुए भी ये कह दिया कि आप तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कंसेंसस न बन जाए उन कम्युनिटीज से। यानी आपने पर्सनल लॉज को प्रोटेक्ट किया। फिर आपने जो ये एक पब्लिक प्राइवेट डिवाइड कर रखा है, उस डिवाइड से भी औरतों के बहुत से राइट्स जो हैं उनका हनन होता है। ठीक है फैजान साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बाकी सवाल आपसे लौट कर आएंगे तो पूछेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है उससे जुड़े बेसिक सवाल। स्त्रियों को ये जेंडर जस्टिस कर रहा है, इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस में उस हिंदू औरत के विरुद्ध फैसला देते हैं। उस फैसला देने के बाद जजमेंट के सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि कुछ लॉयर्स ने ये भी कहा कि मुस्लिम लॉ बहुत बुरा है, बड़ा वो अन्यायपूर्ण है, उसमें ट्रिपल डिवोर्स है और उसमें पॉलीगैमी है, इसलिए हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि एक अलग पीआईएल जो है फाइल की जाए और अटॉर्नी जनरल को और नालसा को
जो है इसमें नोटिस इशू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अजीब बात करी कि हिंदू वेमेन को तो इस केस में राइट नहीं दिया, और जो बिल्कुल अनरिलेटेड थी, कोई मुस्लिम औरत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, उसमें नोटिस इशू हो गया और यह PIL फाइल हो गई। उसके बाद जब इसकी न्यूज अखबारों में आई तो ये जो सायरा बानो है, मुझे लगता है कि इनका केस कोई लॉयर कर रहा होगा, उसे लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैं भी इस केस को ज्वाइन कर लूं। अब जब वो इस केस को ज्वाइन करते हैं तो उनका कोई 193 पेज की पेटिशन है, और आप देखें उस पेटिशन में जो हस्बैंड हैं उनके, वो नंबर 5 के रेस्पोंडेंट हैं। और वो कैसे शुरू करती हैं, ये पॉलीगेमी से इफेक्टेड नहीं है, ये सायरा बानो के हस्बैंड ने 2 शादियां कर रखी हैं। ये हलाले से इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि सायरा बानो का हस्बैंड से दोबारा शादी नहीं करने जा रहा है, लेकिन ये कहते सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है और वो है, और पूरा लंबा वो कर दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड बिला वजह इस केस में कूद गया, उनको नोटिस नहीं हुआ, मेरे हिसाब से उनकी ये टेक्निकल मिस्टेक थी। उसके बाद जमीयतुल उलमाए हिंद और तमाम लोग आ गए। पर्सनल लॉ बोर्ड के एफिडेविट में भी कई बहुत बेवकूफी की बातें आ गई। अब सरकार ने जो बात की जेंडर जस्टिस वाली, वो बड़ी अजीब हमें को लगती है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब वो पॉलीगेमी जो है वो इंजूरियस टू पब्लिक मॉरल्स है। अब रवीश ये बताइए, जब देश में 2 लड़के या 2 लड़कियां आपस में रह सकते हैं और उनके बीच जो है रिलेशंस बन सकते हैं, वो इमोरल नहीं है। और अगर वो 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की साथ में रहे, तो वो लिव इन रिलेशनशिप है, वो इमोरल नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने उसको वैधता दे दी शादी करके, तो वो इमोरल हो गया। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि पूरे केस में एक बायस साफ नजर आ रही है। 2009 में लॉ कमीशन की 227वीं रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ये बड़ी एक प्रथा चल गई है कि हिंदू जिनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है, वो धर्म परिवर्तन करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं, और ये बहुत इम्मोरल बात है। और सिर्फ 2 केसेस वो कोट कर पाए पूरी अपनी रिपोर्ट में। इस तरह हो रहे हैं, कहां ऐसी फिगर्स हैं? और ये केस क्या था, वो भजन के एक बेटे और फिजा जिन्होंने शादी कर ली थी और अब वो दोबारा भी कन्वर्ट हो गए। तो अगर वास्तव में सरकार की ये पोजीशन है, पहले तो हेमा मालिनी ने इस लॉ का मिसयूज किया है, उसके अलावा आप देखें करुणानिधि हैं, रामविलास पासवान हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, कितने लोग हैं। आज विश्व में क्या बात चल रही है रवीश, उसकी तरफ हम देखें। जब हम लॉ कोई बनाने चाह रहे हैं, हमने 1955 में जो ये बायगमी है कि एक से ज्यादा शादी करने को समाप्त कर दिया, और फिगर्स जो हैं वो ये हैं कि हिंदुओं में जहां में ये इलीगल है, मुसलमानों से ज्यादा इसका प्रचलन है। अमेरिका में जहां ये ऑलरेडी इतने सालों से आउटलॉ की हुई है, वहां इस प्रकार के लेख आजकल छप रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में कि 2040 तक अमेरिका में दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगमी लाई जाए। ठीक है। अब भारत में आप अगर देखें कि हम जेंडर जस्टिस करना चाहते हैं, तो जेंडर जस्टिस क्या पहली ही बीवी के साथ होना है? क्या दूसरी बीवी जो है वो एक औरत नहीं है? जस्टिस काटजू का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर कोई दूसरी बीवी है तो वो मिस्ट्रेस है, वो कंकुबाइन है, वो कीप है, और उसको कोई राइट नहीं दिया गया। जबकि आज के भी मुस्लिम लॉ में जो आज एग्जिस्टिंग है, अगर किसी मुसलमान ने दूसरी शादी की है तो दूसरी बीवी को राइट ऑफ रेजिडेंस है, राइट ऑफ मेंटेनेंस है, और उसे यह भी राइट है, सुन लीजिए रवीश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, कि वो अलग रहे, सास के साथ ना रहे। अभी 2, 4, 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है हिंदू लॉ के सिलसिले में कि अगर कोई पत्नी अपने पति से जबरदस्ती कर रही है कि तुम जो हो सास ससुर के साथ नहीं रहोगे, इसका मतलब ये क्रूएल्टी है, और वो पति उसको डिवोर्स दे सकता है वैधता से। ये जो सायरा बानो का केस है, इसमें हस्बैंड यही कह रहा है कि सायरा बानो इंसिस्ट कर रही थी कि तुम मेरे मां बाप के साथ रहो, और वो उनके मां बाप के साथ नहीं रहा, और इसलिए ये इन लोगों में झगड़ा हुआ। तो ये वाला जो बायस का एंगल है कि जब हिंदू लॉ से रिलेटेड मैटर आए तो हम एक तरीके से उसे देखें, और जब मुस्लिम लॉ से रिलेटेड मैटर आए उसे दूसरी तरीके से देखें। इसको क्या होगा कि डिबेट को फेनेटिक्स हाईजैक कर लेंगे, जैसे कि शाहबानों के बाद हाईजैक कर लिया था, और वो अच्छा नहीं होगा देश के लिए।
ये फेनेटिक्स का मतलब ये ध्रुवीकरण, मतलब हिंदू बनाम मुसलमान, जैसे गाय फिर ये बिरयानी, देश के लिए ये बहुत बुरा होगा। ये जो टॉपिक आते हैं इसका मकसद यही होता है कि ये बहस चलती रहे और दोनों समुदायों में कुछ लोग अपने अपने पोजीशन पे मजबूत होते रहे, यानी ऐसे सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ती जाए जो एक दूसरे से नियमित तौर पे, स्थायी तौर पे नफरत करने लगे। इसलिए गाय, कभी बिरयानी, कभी ये, इस तरह से चीजें आ रही। तो हम बहस कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि कुछ बेसिक बातें जान लें, फिर क्या गलत कही गई, क्या सही कही जा रही है, उस पर आगे बहस होती रहेगी। तो हम पहले बेसिक बात अपने हिसाब से जानने का प्रयास करते हैं। एक ब्रेक और लेंगे, उसके बाद 3-4 मिनट का और समय रहेगा जिसमें मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा। जी, हमारे साथ नलसर हैदराबाद से फैजान मुस्तफा साहब है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ पवित्र है, यानी सेक्रेड है, और क्या इसे सच्चे स्वरूप में ही अपनाया गया या ये भी इंसानी समझ के हिसाब से बनता बदलता रहा? इसी के साथ संक्षेप में यह जवाब चाहूंगा कि मुस्लिम संगठनों ने अपनी तरफ से ये सुधार क्यों नहीं किए? क्या वे चूक गए, उनसे गलती हुई, उन्होंने 3 तलाक जैसी समस्याओं के बारे में नहीं सोचा? रविश, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो पर्सनल लॉ है, ये पर्सनल लॉ में ऐसा जो लॉ के लिए वर्ड है इस्लामिक लॉ में वो फिक्ह है, और फिक्ह का मतलब यह है कि ह्यूमन एलिमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। जो शरिया है उसमें डिवाइन एलिमेंट होता है। तो इस्लामिक लॉ के बहुत से सोर्सेज हैं। कुरान उसमें एक सोर्स है, उसमें प्रॉफिट की जो सेइंग्स हैं और उनकी जो बहुत से चीजें उन्होंने की वो सोर्स हैं। उसके अलावा जितने भी सोर्सेस हैं, यानी ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, एनालॉजिकल डिडक्शन, ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये काफी इसमें ह्यूमन कंटेंट है। और ये आपने अच्छी बात कही कि अब जैसे इंडिया में जो लॉ है रवि, ये इस्लामिक लॉ नहीं है, ये हनफी लॉ है। और हनफी लॉ में ये जो किताब फॉलो की जाती है, ये उज्बेकिस्तान के एक उलेमा हैं, उनकी लिखी हुई किताब पे चलता है। और उसको फिर अंग्रेजों ने, विलियम जॉन्स ने ट्रांसलेट करवा लिया, और ट्रांसलेशन भी डायरेक्ट अरबी से नहीं हो पाया। तो वो पहले अरबी से पर्शियन में हुआ, पर्शियन से फिर वो इंग्लिश में हुआ, और उसमें बहुत सी गलतियां हो गई। और फिर उसको अंग्रेज जजों ने ये समझा कि ये लॉ है, वो लॉ नहीं था कोई कोडिफाइड, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई। फिर हमारे इस लॉ में, जो कि लार्जली बेस्ड है ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट पे, यानी जो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं उनके ओपिनियन पे बेस्ड है, इसलिए इसमें अच्छा खासा ह्यूमन कंटेंट बहुत ज्यादा है। उन्होंने उसके बाद कोई 11वीं 12वीं सदी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ पहले लोगों ने कह दिया अब हम उसी को फॉलो करेंगे। इसकी वजह से जो लॉ में एक एवोल्यूशन होना चाहिए था वो रुक गया, और कई चीजों में यह हो गया कि जो ओरिजिनल लॉ था वो ज्यादा बेहतर था, और जो लॉ बाद में बना वो कम बेहतर हो गया। जैसे कुरान जो है, 2 मिनट का समय है, आप कह लीजिएगा। मैं एक और 2 सवाल ये है कि एक सवाल कल भी हमने गुरुवार के दिन प्राइम टाइम किया था, तो एक महिला का फोन आया कि कानून की जब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की, तो हम सिर्फ धर्म के दायरे से क्यों करते हैं? मतलब बहुत सारे महिला कानून दफ्तरों में भी छेड़छाड़ से लेकर आप कैसे देखें, किस नजर से देखें, उसका आधार व्यवहारिक संघर्ष है, मतलब सामाजिक सच्चाई है, उससे ये औरतों के हक और हुकूक के कानून निकले। अब 1 ही मिनट है, तो इसमें आप कह लें सर। नहीं, अब ये देखिए, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है या आपका वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो जो क्रिमिनल लॉ है वो लॉ एक होता है सबके लिए, वो इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन देखिए, ना तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से डोमेस्टिक वायलेंस खत्म हुई, ना डाउरी प्रोहिबिशन से डाउरी खत्म हुई, ना चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट्स एक्ट से चाइल्ड मैरिज खत्म हुई। हमें यह समझना चाहिए कि लॉ जो है वो कल्चर के साम्राज्य की एक छोटी सी कॉलोनी है, एक शक्ति विहीन कॉलोनी है। तो ये सोचना कि हम कोई भी लॉ बनाएंगे उससे जेंडर जस्टिस आ जाएगा और समाज बदलेगा, ये हम लॉ से कुछ ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं। मैं लॉ के प्रोफेसर की हैसियत से कह सकता हूं कि लॉ से समाज नहीं बदलेंगे। ठीक है, एक संक्षेप में अगर 3-4 लाइन में बता सकें, तो क्या वाकई जैसा मौलानाओं और उलेमाओं का जो रिएक्शन है कि प्रतिक्रिया, उससे लगता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, उनकी पहचान के लिए खतरा हो जाएगा? तो कोई कहते हैं कि गोवा में तो है ही, कुछ नहीं होगा रवीश। पूरे देश के मैं मुसलमानों को बता दूं कि
अमेरिका में और कनाडा में और विदेशों में एक लॉ है और वहां इस्लाम खूब फल फूल रहा है। लॉ बनने से कुछ नहीं होता है और इस केस में बेकार की बहस चल रही है। 1981 से कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ट्रिपल डिवोर्स ऑलरेडी इनवैलिड है। जो चीज ऑलरेडी इनवैलिड है उस पर क्यों हम बहस कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब। जितना सवाल मैंने सोचा था वो सभी पूछ तो नहीं पाएगा क्योंकि पन्ना मेरा बहुत मोटा है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको हम एक और शो में करें और दूसरा मत जो है, दूसरा जो मत है इसके पक्ष में, उसके साथ भी हम इस तरह से सवाल जवाब करेंगे कभी और। टू बी कंटिन्यूड। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।